नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। हर गुजरते दिन के साथ लोकसभा की लड़ाई बड़ी रोमांचक होती जा रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने करीब आधी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार सामने ला दिए हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी मंथन और चिंतन के दौर में उलझी हुई है। इधर बीएसपी ने बिना अजीत जोगी की पार्टी से कोई भी सलाह किए बात किए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और गठबंधन की उम्मीदों को लगभग खत्म सा किया है। सवाल इन सब के बीच है कि पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर कांग्रेस ने यह दिखा दिया कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है और आगे भी ऐसा ही करेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। विधानसभा में बड़ी जीत से उत्साहित कांग्रेस ने दीपक बैज को बस्तर से उतारकर उम्मीदवारी को लेकर बढ़त ले ली है। खिलाड़ी हैं, मैदान के बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं इशारे का। जैसे ही बीजेपी की लिस्ट डिक्लेयर होगी वैसे ही हमारा खिलाड़ी तैयार है, मेरे को मैदान में कूद पड़ेगा। कांग्रेस की 5 सीट डिक्लेयर हो गई हैं और सीटों की पूरी तैयारी है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि सामने मैदान में है कौन, पहले पता तो लग जाए। दूसरी ओर बीजेपी में टिकट के लिए माथापच्ची जारी है। प्रदेश प्रभारी अनिल जैन प्रत्याशियों को लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप चुके हैं। कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं। रायपुर की भेजी लिस्ट पर दिल्ली से मुहर का इंतजार है। चुनाव समिति बैठेगी और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर जो मंथन हुआ है पहले में, उस आधार पर उसको फाइनल रूप दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत से नए चेहरों को भी स्थान होगा और कुछ हो सकता है कि जो जीतने लायक पुराने भी कैंडिडेट हैं उनको भी स्थान दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में तीसरी ताकत बनकर उभरी बीएसपी और जेसीसीजे का गठबंधन लोकसभा में टूटता नजर आ रहा है। मायावती ने बिना अजीत जोगी को बताए छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद अजीत जोगी बिफरे हुए हैं। उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जो जिसके लिए मुझसे या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मिलके लड़े या ना लड़े, आदरणीय मायावती जी के साथ जो मेरा बहुत लंबा संबंध है वो बना रहेगा। 11 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और दिनेश कश्यप सांसद हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद वो फूंक कर कदम उठा रही है। शायद यही वजह है कि प्रत्याशी चयन में भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। बहरहाल कांग्रेस उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में बीजेपी को पछाड़ चुकी है। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मैदान तैयार है। 11 तारीख को जब पहली बार पहले चरण के तहत 1 सीट के ऊपर छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, उसके पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशी को सामने ला चुकी है। इसके अलावा जो बसपा का अलायंस था प्रदेश में जेसीसीजे के साथ में, वो खतरे में दिख रहा है, क्योंकि इस पर अभी भी मुख्तलिफ राय हैं। अलग अलग तरह की बातें दिन भर होती रही जब से उन्होंने अपने 6 कैंडिडेट डिक्लेयर किए उसके बाद। इधर बीजेपी जब हम बात करें तब भी चिंतन मंथन के दौर में उलझी हुई दिखाई पड़ती है। हमारे साथ में तीनों दलों के बेहद जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। परिचय आपसे कराते हैं। संदीप शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बृहस्पति सिंह जी हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक हैं, आपका भी स्वागत है, और इकबाल अहमद रिजवी साहब हैं सीनियर लीडर हैं जेसीसीजे की तरफ से, अपनी बात रखेंगे। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले संदीप जी आप ही से पूछते हैं, अब की बार बीजेपी में ना तो वैसी तेजी दिख रही, मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और ना ही वैसा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ उस पक्षी का उदाहरण दिया जाता है कि साहब आपको आकर कैसे रेत में महल खड़ा करना है, दूसरी तरफ आपके विभिन्न तरह के मतभेद उभरते हैं, तीसरी तरफ टिकट को लेकर अभी भी चिंतन मंथन का दौर ही चल रहा है, जबकि बाकी के दल अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं। देखिए पुनीत जी, आप कह रहे हैं कि कोई उत्साह नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हमारी एक संचालन समिति बनी हुई है और इनकी सारी बैठकें लगातार हो रही है। हर एक लोकसभा की 3-3, 4-4 बैठकें हो गई है। इसके अलावा हमारे विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक बार पहले बैठक हो चुकी है और पिछले 3 दिन से लगातार 90 विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहा है। मैं अभी खुद भी तुरंत अभी सरायपाली से आ रहा हूँ, वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेकर के, और तमाम हमारे कार्यकर्ता प्रदेश के लीडर अभी जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में लगे हुए हैं और वहां से लौट
लौट के आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से अभूतपूर्व उत्साह है। आप अगर ये विधानसभा हमारे पराजय से जोड़ करके देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है, नरेंद्र मोदी जी के नाम को लेकर उत्साह है। और आप देखिएगा रिजल्ट पुनः वैसे ही आएगा जैसा पिछले लोकसभा का चुनाव में आया था। आपने एक बात और कही कि कुछ मतभेद और इस तरह के रस्साकसी और बातें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी पार्टी हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चलती है, सबकी बातें सुनी जाती है और उसी के आधार पर निर्णय होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं अगर कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटों पर ऐलान कर दिया है तो। और अभी नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हुई है। आज पहले चरण के लिए जो अधिसूचना जारी हुई है, 25 और 26 तारीख तक नामांकन करना है। इस बीच हमको अपने प्रत्याशी घोषित करना है। समय पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे और हमारे प्रत्याशी जो हैं निश्चित रूप से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आप लोग हमेशा चेहरे की बात करते थे शर्मा जी, आपको याद होगा आप हमेशा कांग्रेस पर तंज कसते थे कि आपका चेहरा तो लाएं, मैदान तो तैयार, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। और ये नहीं कहा कि पहले जैसा उत्साह नहीं दिख रहा, ये आपसे पूछ रहे हैं। पहले जैसी बात नहीं, तो क्या केवल एक मोदी जी के चेहरे को सामने रख के जिस चेहरे को आप मैदान में उतारेंगे उसके बिना ही आप सारी बैठकें कर ले रहे हैं? वो चेहरे कहां हैं? पुनीत जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचा है, कैंडिडेट जो भी होगा, लेकिन कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ निश्चित रूप से एक जो हमारी पार्टी का जो लाइन है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, जो नीति है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। चेहरा तो निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए और हमारी पार्टी अच्छे चेहरे ही लाएगी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का अंबार है। तमाम सीटों पर अनेक योग्य उम्मीदवार हमारे समक्ष हैं। उन्हीं योग्य में से एक श्रेष्ठ योग्य को या समकक्ष उम्मीदवार को निश्चित रूप से मैदान में उतारेंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिनिक्स पक्षी का एग्जाम्पल देके गए। आप कह रहे हैं उत्साह है, तो दूसरी तरफ ये एक एग्जाम्पल भी दिया। चलिए वो देखिए, वो एग्जाम्पल जिस संदर्भ में दिया है उसको यहाँ जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी उत्साह से, निश्चित तौर पर उसी उत्साह को लेकर उन्होंने बात की थी। आपके तमाम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। चलिए, आप कहते हैं अभी वक्त है, अभी वक्त भी चल रहा है, मंथन भी चल रहा है। जी। बृहस्पति जी, आप आगे निकल गए हैं, क्या आप मानते हैं बीजेपी की इस बात से आप सहमत हैं? जो आपको चेहरों को लेकर पहले तंज कसा कसते थे, आज उनके चेहरे अभी तक डिसाइड नहीं हो रहे हैं, क्या वजह दिखती है? भाजपा के पास पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक चेहरा है जिसका नाम है मोदी, जिसने कई हजार करोड़ हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में लेके भगाने का काम किया, जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने हिंदुस्तान की धरती में कई क्विंटल आरडीएक्स लेके घुसने की अनुमति दिया, जिसने सेना के नाम पे सियासत, सेना के शहीद सेनाओं के नाम पे शहादत शुरू किया, इसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिसने गुजरात में इतना बड़ा दंगा फसाद करके पुनः कुर्सी में वापस आया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये हिंदुस्तान की जनता पहचान चुकी है। ये 15 लाख खाते को देख चुका, 2 करोड़ लोगों को खाते देंगे और ये हिंदुस्तान की जनता इनको ढंग से विदाई करेगी। इनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी सब जमानत पर घूम रहे हैं। हमारे सेना के दामाद हैं, जिसने सेना पर घूम रहे हैं, सेना पर उठा करके कांग्रेस पार्टी वैसे देखे होंगे। आप भले हिंदुस्तान को बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी देश के मर्यादा से विपरीत हट करके बात कर रहे हैं। लाहौर तक कब्जा कर लिया, 95,000 78 सीट के अहंकार है। आप अहंकार में बात कर रहे हैं। श्रीमती कागज के प्रधानमंत्री, आप ये जो दंगा कराने वाली बात कर रहे हैं, माफी मांगिए पाकिस्तान ने जी, समय आपको माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदुस्तान हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। उन्हीं की मैं इस पर घोड़ा बात करता हूं। इन्होंने दंगा कराने वाली बात कही, दंगा इन्होंने कराया, इन्होंने सबसे बड़ा कराया। हर बार कैसे बड़ा कर दो, नरेंद्र मोदी है। किस बात पे माफी चाहते हैं? ये कहते हैं कि दंगा करवाने के दोबारा चुनाव में, ये बहुत फिर से कहते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। आप जवाब देने देंगे? आप आपके गलत बात संदीप जी, आप जवाब देने देंगे? एक मिनट, आपने आपत्ति, आप जवाब सुने ना, जवाब सुने। एक मिनट बृहस्पति जी, क्या आपके जो चेहरे आज के मुद्दे पर पहले तो स्टिक रहे। हम आज का मुद्दा यह है कि आप चेहरे लेकर के मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने अभी चेहरे नहीं आए। मेरा आपसे सवाल ये, आपके चेहरे क्या इन्हीं मुद्दों का प्रचार कर रहे हैं? क्या आपके पास में अपने डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है? क्या आप अभी भी उसी एक चीज को लगातार खींचेंगे? आप भी मान चुके हैं कि राष्ट्रवाद के लबादे से जो सारे मुद्दे हैं, विकास के हैं, समस्याओं के हैं, पुराने वायदों के हैं, वो सब ढक जाएंगे? क्या आप लोग इसीलिए ये भाषा बोल रहे हैं?
बिल्कुल पूरे छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, सरकार बनते के साथ इनको जनता ने 15 साल मौका दिया सर, लेकिन किसने इनको रोका था? 21 रुपए क्विंटल धान बोल के इन्होंने धोखा दिया, 300 बोनस तक है उन्होंने धोखा दिया। अभी आपके चेहरे क्या, अभी आपके चेहरे किस मुद्दे पर प्रचार कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में संदीप जी एक मिनट, हमने अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार उतारा है, जिसने जनता की मांग थी, जिसकी कार्यकर्ता की मांग थी, एक एक पोलिंग के कार्यकर्ताओं से बात करके हमारे हाई कमान उम्मीदवार उतारा है और हमने तय कर दिया है और हमने 11 की 11 सीट जीतकर छत्तीसगढ़ की जनता को मैं फिर आपसे सवाल दोहराता हूं बृहस्पति जी, फिर सवाल दोहराता हूं, क्या आप ये जो देश का चुनाव हो रहा है इसमें जो आप चेहरे डिसाइड कर चुके हैं, ये चेहरे अब क्या कर रहे हैं मैदान में? अपना डेवलपमेंट प्लान दे रहे हैं, अधूरे वायदे गिना रहे हैं, या आप उसी तरह के आरोप लगा रहे हैं जो इस मंच पर लगा रहे हैं? देखिए, हमारा जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत सोच समझकर हमने तय किया है, बहुत ईमानदार, निष्ठावान और जनहित में काम करने वाले उम्मीदवार चुन के भेजा है। पूरे देश के सामने हमारी राज्य की बातें वहां रखेंगे और देश के प्रदेश के लिए हित में जो भी हमारी आवाज उठाकर भला के काम करेंगे। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई दुनिया के साथ नहीं रोक सकता। पूरी हिंदुस्तान की जनता ने तय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय, राहुल जी की ईद, ये कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है, ठीक है, ये दावे तो सुनते रहेंगे हम। इकबाल अहमद रिजवी साहब हैं जेसीसीजे की तरफ से। रिजवी साहब, सबसे पहले तो ये कि आप पार्टी के अधिकृत तौर पर आज यहाँ बात अपनी रखने आए, आप पता करके जरूर आए होंगे, क्योंकि अक्सर हम जब जेसीसीजे के संदर्भ में बात करते हैं तो बाद में कहा जाता है कि अभी इस बात का इल्म नहीं है, ज्ञान है। क्या आपका बसपा के साथ अभी गठबंधन है, होल्ड कर रहा है? क्योंकि आज ही दो तरह के स्टेटमेंट हैं। एक ट्वीट आपने सुना कि हाँ हमारे बड़े नेता बात कर रहे हैं, धर्मजीत सिंह जी कहते हैं कि हाँ बातचीत चल रही है। तीसरी तरफ जो है सुप्रीमो साहब कहते हैं कि नहीं साहब, हमसे तो पूछा ही नहीं गया और हम उनके साथ में संबंधों का दुआई देते कहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हैं, शुभकामनाएं आपको, चाहे हो चाहे ना हो। गठबंधन में गठबंधन, पहली बात तो रिजवी साहब है या नहीं है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि माननीय अजीत जोगी जी ने जब क्षेत्रीय दल का गठन किया था उस समय ये सोचकर नहीं किया था कि मुझको अमुक दल आकर के सहयोग करेगा या मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अजीत जोगी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा अकेला छत्तीसगढ़ का जनाधार वाला नेता है जिसने विधानसभा चुनाव में अपनी अहमियत और अपना जनाधार बता दिया। 14% वोट और 7 लोगों को जिता करके लाए हैं। इसलिए आगामी चुनाव में उनकी पार्टी का महत्व रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा जनाधार, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मालूम था कि माननीय अजीत जोगी जी कांग्रेस में है और उनका चुनाव चिन्ह जो है वो पंजाई है। मेरी बात का जवाब नहीं रिजवी साहब, मैंने सीधा पूछा। आपके 3 स्टेटमेंट आए बसपा के 6 उम्मीदवार घोषित करने के बाद। पहला स्टेटमेंट आया, हमसे पूछा नहीं गया, उनको शुभकामनाएं, चाहे वो हमारे साथ रहें अथवा ना रहें। दूसरा एक ट्वीट आता जिसमें कहते हैं कि नहीं अभी हमारा गठबंधन है, बातचीत जारी है। तीसरा धर्मजीत सिंह साहब कहते हैं कि हाँ गठबंधन है, हमारे नेता आपस में बात कर लेंगे और कुछ समय बाद सीटें उस मुताबिक आएं। मैं ये पूछ रहा हूं, इस संदर्भ में आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि माननीय अजीत जोगी जी जो है वो हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है। वो जो बोल रहे हैं वो सही है और आगे जो भी होगा वो बहन मायावती से बात करके वो तय हो जाएगा। अभी पूरी की पूरी सीट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, मात्र 6 सीट को डिक्लेयर किया है। पर आप इतना लंबा तजुर्बा रखते हैं साहब राजनीति में, आपको भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि गठबंधन के 2 लोग कभी भी अपने कैंडिडेट बिना पूछे डिक्लेयर नहीं करते हैं। अगर कर रहे हैं इशारा साफ है। दूसरा बसपा के है, अगर वो कर रहे हैं, आपने सुने होंगे, उन्होंने कहा हमें ये आदेश है कि आप तमाम 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तैयार रखें। इसका इशारा भी आप समझते होंगे। देखिए, ऐसा है कि ये तमाम सब चीजें अभी वर्तमान में काल्पनिक है, लेकिन माननीय अजीत जोगी जी ने जो कहा है, तो ये सबसे बड़ा सवाल यही करता हूं। सबसे बड़ा सवाल और अभी बाकी के अभी 5 सीटें बाकी हैं। तो इसके ऊपर भी शाम के एक पेपर में मैं देख रहा था, उसमें उनके जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि अभी हम लोगों का गठबंधन जो है वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा। के बंटवारे के मामले में कांग्रेस पार्टी आ गया, उसने अपने उम्मीदवार न केवल सामने ला दिए बल्कि उनके जरिए अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब अपने स्टार कैंपेनर उनके दौरे वो शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ संदीप शर्मा जी हैं बीजेपी के नेता, वो हमारे साथ में जुड़े, वो कह रहे हैं कि हम बैठकें कर चुके हैं और पार्टियां लड़ती, कैडर यहां पर लड़ता। अब संदीप जी एक सवाल, जिस समय आप हम चर्चा कर रहे हैं, इस समय भी मंथन चिंतन का दौर चल रहा है, आप उम्मीद क्या करते हैं? एक फाइनल बात बताएं, क्या आप उम्मीद करते हैं आपके जो लोग मीटिंग करके तैयार खड़े हैं, जिनके पास में बैनर, तख्तियां, पोस्टर है, स्लोगन है, सब कुछ है, लक्ष्य भी है, चेहरा कब आएगा उनके पास?
नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से 1-2 दिन के भीतर सारे चेहरे हमारे आ जाएंगे। जैसे जैसे चरणों के चुनाव हैं उसके आधार पर मैं समझता हूं कि 20-21 तारीख तक सारे निर्णय यहाँ हो जाएंगे, जो पहले चरण और दूसरे चरण के हैं। और चुनाव भी जो 7 चरण में है, तो जैसे जैसे चरणों में और जैसे जैसे उनका नोटिफिकेशन आते जाएगा, हमारे कैंडिडेट की घोषणा हम उचित समय पर कर देंगे और इसमें किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। चिंता तो उन लोगों को है जिनके साथ इस पूरे देश के भीतर कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। आप देखेंगे जो लोग अपने आप को यहाँ प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं, उनसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कोई समझौता करने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के भीतर उनको मात्र 2 सीट दे करके चलता कर दिए हैं। बिहार में उनको ऐसे ही एक छोटा सा गिफ्ट जैसे कोई 2 सीट देने की बात कर रहे हैं। उड़ीसा में कोई पूछने वाला नहीं है। साउथ इंडिया में कोई ढंग के पार्टनर नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए कि देश के 250 से 250-300 सीट पर जिनके लड़ने के लिए कोई गठबंधन में साथी नहीं मिल रहे हैं। संदीप जी, अकेले लड़ने की, प्लीज मुझको पूरी बात जी, अकेले लड़ने की परिपाटी आपने मैंने इसीलिए कहा, सुनिए, मैंने इसीलिए कह रहा, देखिए ये गठबंधन का युग है निश्चित रूप से। और ऐसे समय में जिनको कोई साथ लेने को तैयार नहीं है, ऐसे लोग अगर कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश में लुटिया डुबाई है पिछले 50 साल में, ऐसे लोगों में बदहवासी की स्थिति है। और अगर कहीं वो थोड़े बहुत आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बदहवासी है। मेरा निश्चित रूप से मानना है कि जो इस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अभी, निश्चित रूप से स्टंप आउट होंगे और अपने सारे विकेट खो देंगे। और ये पिछले बार की उनकी स्थिति थी उससे लेकिन अब की बार आपने ही, संदीप जी, आपके नेता ने कहा था कि हमको किसी ने हराया नहीं, हम खुद ही जो है हिट विकेट हो गए। तो जो खुद हिट विकेट हो गए हैं 3 टर्म के बाद, बड़े कॉन्फिडेंस के बाद, बड़े प्रचार के बाद। पुनीत जी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव को आप बिल्कुल अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखिए। विधानसभा की चुनाव गई, पिछला रिकॉर्ड हो गया। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं भी खुद भी कार्यकर्ताओं के बीच से आ रहा हूं। अभूतपूर्व उत्साह है पूरे देश में। आप देखेंगे कि पूरे देश के भीतर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तूफान चल रहा है। आप रिजल्ट देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले बार मेरी बात सुन जाएगी पूरी, मैंने बीच में नहीं टोका, तो आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा। पिछले बार भी जिस तरह से बात थी, कोई भी हमको 200 और 180 से ज्यादा सीट नहीं दे रहे थे, हम 282 पे आएंगे। आज जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं, जहां पर भी मीडिया हाउस से लेकर के जहां बात है, सारे लोग एक स्वर में इस बात को बोल रहे हैं कि एनडीए को बहुमत आ रही है। आप देखिए कि इस बार बहुमत नहीं, सारे लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि जो 2 बड़े चेहरे हैं पार्टी चला रहे हैं, उनकी वजह से काफी सारी दिक्कतें भी देखिए। विरोधियों को तो कहना है, देखो मैंने आपसे कई बार मैं बोलता हूँ ना, छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि हड़िया पड़े के मुंह में तो अपन ढक्कन लगाएंगे। ऐसे कुछ भी बोलने वाले के मुंह पे हम कुछ, चलिए बृहस्पति जी आप उत्तर दें इस बात का। करना उनको छूट देता हूं, मैं बोलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने प्रदर्शन को दोहराएगी और एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। दिन में सपना देखना, रात में सपना देखना कोई गुनाह नहीं साहब। मैं तो कहता हूं कि आपने इतना अच्छा बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चला है कि आपके सारे सांसद उसी बुलेट ट्रेन में पहुंचेंगे सांसद में। आप चिंता मत करिए। जिस तरह से आपने छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार करने के बाद 15 सीट पे आकर सिमट गए ना, उसी तरह से हिंदुस्तान में 5 साल जो भय आतंक का सरकार आपने बनाया है, वो आपको बहुमत के लिए तरस जाएंगे। बहुमत की गिनती भी नहीं आपको मिल पाएगा, ये हालत होगा। आप देखते गए हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है, अपने हर बात को जानता है, बोलता कम है, लेकिन एक एक चीज को अध्ययन करता है। हमसे आपसे हर राजनेताओं से ज्यादा होशियार हिंदुस्तान की जनता है। किसान मजदूर सभी वर्ग के लोग का नजर है। आपने हिंदुस्तान के लोग को कितना बड़ा धोखा दिया है। काला धन लाने के नाम पर विदेश में कई हजार करोड़ काला धन लेके आपने गुजरात वालों कई लोगों को भेज दिया। आपने चौकसी जी कौन है साहब? चौकसी जी कौन है? ये 4-5 नेता लोगों के उद्योगपतियों के खिलाफ पूरे देश का आपने बजट को छोड़ दिया। आप हिंदुस्तान के लोगों को ये कहा कि हम काला धन लाएंगे, और सच्चाई है कि काला धन आप पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लगातार अब लूटने का देश का काम कर रहे हैं, सेना की खरीदी में लूटने का काम कर रहे हैं। आपके देश के अंदर में आरडीएस राहुल गांधी हाजिर हो, रोजगार देने का सोनिया गांधी हाजिर हो, ये आपने तमाशा बना दिया। चिदम्बरम हाजिर हो, भाई आप ये तो बताओ, वाड्रा जी हाजिर हो, जमानत है, आपके सारे नेता जमानत में घूम रहे हैं, काले धन खाने वाले लोग सारे लोग जमानत में घूम रहे हैं, जमानती लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। पानी पीजिए, पानी पानी पानी, ठीक है। जमानती लोग संदीप जी बृहस्पति जी, एक चिंता मत करिए, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। जमानत पे घूम रहे साहब। आप दोनों से अलग इकबाल अहमद रिजवी साहब, आपने बार बार प्रदेश में कहा था ना कांग्रेस ना बीजेपी, हम ही हैं होप। आप हमारे पास आए, हम ही होप हैं, हमारा ही गठबंधन है। अब तो इस गठबंधन का अता पता नहीं है, अभी आपके कैंडिडेट का पता नहीं। गठबंधन का सवाल तो बाद में आता है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, हमारी पार्टी की और योगी जी के सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो राष्ट्रीय दल के रूप में रजिस्टर्ड हो गए हैं और क्षेत्रीय दल
जो आज़ादी के बाद से इस प्रदेश में, इस देश में, हमारे यहाँ पर मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश में कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं बन पाया था, उसको अजीत जोगी जी ने अपने दम पर खड़ा किया। और एकमात्र वही एक व्यक्ति हैं जो अपने दम पर इस क्षेत्रीय दल का गठन करके उसको स्थापित किया है। तो मेरा यहाँ तक ख्याल है जो इतनी बड़ी उपलब्धि, लेकिन अभी तो निर्णय की पूरी सारी प्रक्रिया जो है ऐसा लगता है कि बहन जी के हाथ में, मायावती जी देखिए के हाथ ऐसा है कि एक दूसरे पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और रहा सवाल गठबंधन का, तो गठबंधन का दोनों को फायदा है, लेकिन बसपा को ज्यादा फायदा है क्योंकि जोगी जी का वोट प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, लोकसभा में किसको ज्यादा फायदा होगा आप दोनों में से? देखिए, आपके जो दो सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा जिसके साथ और जिसके क्षेत्र में जाके जोगी जी प्रचार करेंगे, क्योंकि जोगी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके अपने दम पर उन्होंने। अब आप कब तक इंतजार करेंगे लखनऊ से आने वाले जवाब का? कब तक इंतजार? वो तो देखिए जवाब में आजकल कोई समय नहीं लगता, क्योंकि आज का जो घटनाक्रम है हो सकता है रात में ही बात हो जाए बहन मायावती जी से और कल पोजीशन क्लियर हो जाए। तो ये है कि माननीय अजीत जोगी जी थकने वाले आदमी नहीं है। आज व्हील चेयर पे बैठ करके भी वो सब पे भारी हैं। ठीक है साहब, अगली बार जब हम इसी मंच के ऊपर आप सबके साथ में जुड़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो चेहरे सामने होंगे, फिर उन चेहरों की क्वालिटीज पर भी थोड़ी बात होगी। आपके गठबंधन का क्या होता है इसका भी सबके सामने एक हश्र सामने आ जाएगा। दूसरी बात है कांग्रेस पार्टी की तैयारी और बीजेपी का चिंतन मंथन क्या निकाल के लिए आता है अपने निचोड़ के तौर पर, इस पर तभी चर्चा हम करेंगे जब ये सामने आएगा। आप सबका शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।